हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 10th का जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हिंद चीन के बारे में, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा मोटिवेशन हम लोग देखते हैं, तो उसको देखते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसमें का जो पढ़ेंगे कि टॉपिक क्या था हमारा कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, वहाँ पर विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो छोटा सा हमारा मोटिवेशन है कि अगर मजबूत दौर आया है, चिंता मत करो, तुम्हें मजबूत बना कर जाएगा। देखिए, अगर कोई टॉपिक मतलब हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर हम हताश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो स्ट्रगलिंग टाइम आता है तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर जाता है। इसलिए हमें एक पेशेंस रखना चाहिए। हमेशा बहुत लोग होते हैं जो पेशेंस नहीं रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पेशेंस रखें, तभी जाके अगर कोई भी चीज़ है उस चीज़ पे हम पहुंच सकते हैं, उस लेवल पे हम जा सकते हैं। तो अगर मजबूत बनना है तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर कोई स्ट्रगलिंग टाइम है तो वहाँ पर हमें पेशेंस रख के हर चीज़ को समझना होगा, करना होगा। तो चलिए, आज की इस मोटिवेशन के साथ हम लोग अपना क्लास 10th का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग हिंद चीन के राष्ट्र विकास को पढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ा। कहने का मतलब है कि हिंद चीन में क्या था कि जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद थे, तो समय समय के साथ इन सारे चीज़ों का प्रारंभिक दिनों से ही उनको सामना करना पड़ा था। किसको? हिंद चीन को। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामलों में भी अपना असंतोष प्रकट करने लगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि 1903 में फान बोई चाउ ने और दुई तान हुई ने मिल करके क्रांतिकारी एक संगठन बनाया, जिसका नेता कौन था? तो कुआंग दे थे। फान बाई चाउ ने क्या किया? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिख करके हलचल पैदा कर दिया। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सबसे मस्ट VVI क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए, फान होई चाउ जो थे उन्होंने एक बुक लिखी। क्या नाम था उसका? द लॉस ऑफ हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। मीन्स कि जो मतलब हिस्ट्री है वियतनाम की, वो लॉस हो रहा है, इसी के बारे में उन्होंने लिखा होगा कुछ। ठीक है, ये लिखा होगा कि मतलब हिंद चीन के लोग जो है फ्रांसीसी चंगुल में फंस गए हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में था। तो देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो 1903 में क्या हुआ कि फान बोई चाउ और दुई तान ने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। और संगठन बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? जो कुआंग थे उनको का लीडर बनाया गया। किसका? जो क्रांतिकारी संगठन था। और उसके बाद फान बोई चाउ ने क्या किया? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिख करके क्या किया कि पूरे जो हिंद चीन है वहाँ पर एकदम तहलका मचा दिया था। ठीक है, अब देखिए 1905 में देखें तो जापान द्वारा क्या किया गया थी? रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही रूसो एवं मंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारों के विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू हिन, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को राजतंत्रीय रूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। और जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी समय इसी तरह के विचारकों के समर्थक थे। और सैन्यात सेना के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन में इन्हें बढ़ावा भी दिया। और इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फुक होई की एक स्थापना की, जो कि वियतनाम मुक्ति आइसोलेशन के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि हालांकि हिंद चीन के प्रारंभिक जो दिन देखा जाए तो वहाँ पे राष्ट्रवाद का विकास जो है कोचिन चीन और अनाम तोगिन जैसे शहरों तक ही सीमित था।
उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रांतों के हजारों लोगों की सेना में भर्ती किया गया और हजारों मजदूरों को बिगाड़ के लिए क्या किया कि फ्रांस लाया गया। यहाँ के सैनिकों की युद्ध जो है प्रथम पंक्ति में रखा गया और उन्हें क्या किया कि मारे जाने वालों में संख्या ज़्यादा होती थी। कहने का मतलब है कि हिंद चीन से लोगों को ले जाया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो हिंद चीन के लोगों को ले जाया जाता था और वहाँ पर क्या था कि इन लोगों को क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर मरने वाले लोगों की संख्या देखें तो हिंद चीन से ही आती थी। ठीक है, इन सब बातों की जो है प्रतिक्रिया हिंद चीन के लोगों पर पड़ी और उन्होंने क्या किया कि 1914 से ही देशभक्तों में एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ था। ठीक है, और लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल दिया और दूसरी तरफ जनता की हालत जो है वो निरंतर जो है दयनीय होती जा रही थी। हिंद चीन का जो अगर देखा जाए, चीन में हिंद चीन के कृषि उत्पादन, व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था और उसके बाद देखें तो जो लोग थे ये मुख्यतः राजनीति से अलग रहते थे और इसी के कारण क्या होती थी कि जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर के 1919 में एक चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। उसके बाद देखें तो हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचीन की जो चीन थी, कोचीन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अनाम और कंबोडिया, लाओस में पुरातन राजवंश का ही जो शासन था वही कायम था, जिसके लिए रेजिडेंटो की नियुक्ति की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो प्रशासन थे वो कुछ उदार नीतियां लगाएं और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कोचीन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की। साथ ही सैन्य प्रशासन स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हो गया। कुछ हद तक राजघरानों में भी अपने प्रशासन में सुधार किया गया, परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकी और इन्हीं परिस्थितियों में 1917 में न्यूगन आई कोक यानी ही ची मी सबसे इस बुक में, इस चैप्टर में देखें तो बहुत मस्ट टॉपिक यहाँ पे आता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है यहाँ पे पढ़ने में। ठीक है, देखिए बहुत लोग जो थे, जो लोग आए वो सुधार तो करना चाहते थे लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन यहीं पे एक जो विलेन है ना वो आते हैं, कौन? हो ची मी। ये जो थे एक वियतनामी छात्र थे। ठीक है, और इन्होंने पेरिस में क्या किया कि साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहाँ गया? मास्को चले गए और वहाँ पर क्या हुआ कि साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया इन्होंने और साथ में क्या किया, देखिए सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली और 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करके उन्होंने क्या किया? वियतनाम कांग सांग दे अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पे चलने वाली पार्टी थी। कहने का मतलब है कि पहले तो ये छात्र थे हो ची मिन्ह, ठीक है, उसके बाद इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किया कि मास्को चले गए और वहाँ पे साम्यवाद से प्रेरित होकर के उन्होंने 1925 में, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। 1930 में क्या किया कि जितने भी वियतनाम में क्या था कि राष्ट्रवादी गुट जो थे वो बिखरे हुए थे, उनको एकजुट किया उन्होंने और धीरे धीरे चिंगारी जो है पकड़ने लगी। ठीक है, देखिए 1930 के दशक में क्या हो गया, विश्वव्यापी मंदी में भी राष्ट्रवादी विकास का योगदान रहा। चावल, रबड़ आदि के दाम गिर गए। हिंद चीन में बेरोजगार जो है बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान जो किसान थे साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जो है जोर पकड़ रही थी। दूसरी तरफ देखें तो फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफी तीव्र और क्रूर होते जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोली बरसाई जा रही थी।
इससे क्या हुआ, इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी भी की जा रही थी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के सामने ही था, जो अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। देखिए वहाँ की जो फ्रांसीसी जनता थी, मतलब प्रभाव था उनका, तो वो तो आंदोलन को दबा रहे थे, लेकिन लोग के अंदर जो चिंगारी पकड़ ली एक बार, तो वो तो नहीं मानने वाली है। तो जो ज्वालामुखी होता है वो तो अंदर ही अंदर कैसे आग पकड़ लेता है, तो उसी प्रकार अंदर ही अंदर लोगों में क्या होने लगा, वो चीज़ खौलने लगा, एकदम आग पकड़ने लगा और ये भूमिगत आंदोलन के रूप में शुरू होने लगा। उसके बाद देखिए दूसरी विश्व युद्ध जब शुरू हुआ और तब क्या हुआ कि वियतनामी स्वतंत्रता की शुरुआत हुई। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध में चिंगारी पकड़ ली तो दूसरे विश्व युद्ध में ये जीतने के प्रयासरत हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए क्या था कि वहाँ पर क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो यहाँ परिस्थितियों में वियतनामियों में एक निर्णायक रास्ता जो है प्रदान किया। जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया। फ्रांस में जर्मनी समर्थित सत्ता कायम हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन च्वांग काई शेक की सरकार जो है वो मदद पहुंचाने चाहते थे, लेकिन एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिन, फिर अनाम और दूसरे और अंततः हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए यह हिंद चीन में एक तरह द्वैध शासन हो गया, यानी एक तरफ देखिए फ्रांसीसी लोग थे, दूसरी तरफ कौन आ गया, तो दूसरी तरफ आ गए जापान के शासक। ठीक है, जिसमें जापानियों के हाथ थी एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। यानी अगर देखा जाए तो सत्ता किसके हाथ में थी, तो जापानियों के हाथ में, और फ्रांसीसी मुखौटा अगर प्रशासनिक मुखौटा देखा जाए तो किसका था, तो फ्रांसीसियों का। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वियतनाम में एक गुप्त क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। देखिए लोग कैसे तड़प रहे थे, उनका कैसे मारा जा रहा था। देखिए पिक में देखिए यहाँ जापान में आक्रमण जब हुआ था, जापान का हिंद चीन पर आक्रमण, देखिए लोगों को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता था पहले। उसके बाद देखिए और अवसर मिल गया और वे जापानियों और फ्रांसीसियों के विरुद्ध कार्यवाही करने लगे। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था और लोगों का स्वाभाविक झुकाव एक तरफ बढ़ता गया। हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ताओं ने वियतमी यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसान, आतंकित व्यापारी, बुद्धिजीवियों को सभी को शामिल करके एक छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। उसके बाद क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। 1944 में क्या हुआ कि ये सब जितने भी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और जापान पर अमेरिका परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम का घोषणा के तहत जापान जो है अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। और इस जो है क्या है, इस स्थिति से जापान की सेनाएं जो हैं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित कर सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने क्या किया, वियतमी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार की स्थापना कब की, तो 2 सितंबर 1945 को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इस सरकार का प्रधान हो ची मिन को बनाया गया। यानी देखा जाए तो जब 1944 में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, यानी फ्रांस जो है जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और जब जापान पर क्या किया कि अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, तो जापान जो है अमेरिका को अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि 2 सितंबर 1945 को उसने क्या किया कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और गणराज्य स्थापित कर दी। तो हिंद चीन में क्या था कि चूँकि हिंद चीन केवल
बहुत सारे राज्यों में विभक्त था और जो जापानी सेनाएं थीं तो वो हिंद चीन से निकल रही थी कंबोडिया, लाओस, आनोम में, और जो राजवंश थे इनकी प्रतिष्ठा मिली। और इसी क्रम में क्या हुआ कि अनाम का शासक जो था बाओदाई बना। अनाम का शासक कौन था? बाओदाई बना। और इन शासकों ने साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था और अतः में बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम जो है एक गणराज्य बन गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। देख ये वीडियो जो है ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है, तो आपको वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, तो आपको बस इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है और ध्यानपूर्वक, ये नहीं कि हम पढ़ा दिए, हम आपको बता दिए थोड़ा तो आप इसी पे रहें, खुद से भी पढ़िए, तब जाके हिस्ट्री आपको समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी बुक है, कोई भी चैप्टर है, उसको खुद से पहले पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तब आप मेरा वीडियो देखिए या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए, फिर खुद से पढ़िए, तब ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो इसलिए हमें दिक्कत होता है, लेकिन खुद से अगर धीरे धीरे पढ़िएगा ना तब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके होगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे टॉपिक हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी जो नीति है उसके बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।